नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज मैं आपको जिन व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं वो मेरे भी फेवरेट पॉलिटिशियन में से एक हैं और वो बिना किसी तामझाम के चलते हैं और इतनी सादे हैं कि बसों में भी सफ़र कर लेते हैं और उनके अखबारों में फ़ोटो छपते हैं। आमतौर पे एक नेता की जो छवि होती है हमारे दिमाग में ये होती है कि उसके पीछे 5-7 गनमैन होंगे, बड़ा लाव लश्कर होगा। लेकिन अमरा राम जी के पीछे ऐसा कोई लाव लश्कर नहीं होता और वो 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं और अभी सीकर से लोकसभा के सांसद हैं। आज रोहतक में ये हैं और आइए बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं अमरा राम जी से। नमस्कार अमरा राम जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल पॉलिटिक्स की आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से हैं। आज रोहतक आने का शेखावटी का जो इलाका है वो हमारे हिसार से बिल्कुल मिलता जुलता सा ही है। जैसा हिसार है वैसे ही शेखावटी बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपका जो राजनीति में आना है, मैं जानना चाहता हूँ, एक बार आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण किसान, गरीब किसान के रूप में रही है। जी। अभी कोई पॉलिटिक्स में हमारे परिवार का कहीं दूर दूर तक कोसों तक खेती नहीं। करते थे आपके पिताजी? पिताजी खेती करते थे और माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ थे। अच्छा। लेकिन बेहतर ये था कि हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों को उन्होंने भूख तिस करके भी पढ़ाया। बड़े बड़े वो टीचर थे, हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं। बाकी दोनों मेरे से बड़े हैं, वो और मेरे से एक छोटा है। सबको हमको उन्होंने जितना पढ़ना चाहिए था वो सब जगह पढ़ाया है। जी। बहुत ही भूख तिस करके बहुत परेशान होते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाने का काम तो कितनी जमीन है आपकी पैतृक? पैतृक जमीन मेरे पिताजी के 125 बीघा जमीन थी। हमारे कच्ची बीघा के हिसाब से होता है। हाँ जी। इसमें 2.5 बीघा का 1 बीघा होता है। हाँ। 1 बीघा होता है। तो वो जमीन ही एकमात्र था, और वो भी बारानी थी, एक फसली इलाका थी, इसलिए बारिश आ गई तो फसल हो जाती थी? हाँ, बारिश है तो हो गई, बारिश बीच में नहीं हुई तो तबाह हो गई। पढ़ाया भूख तिस करके भी, लेकिन बच्चियों को पढ़ाने का नहीं था। तो हमारी 3 सिस्टर हैं, तीनों सिस्टर पहली क्लास में भी नहीं गई। वो जब तक शादी नहीं होती थी भेड़ चराती थी, और उनसे जो इनकम होती थी और खेती से जो होती थी उनसे पढ़ाने का काम किया। मैं 5वीं क्लास तक मेरे गांव में स्कूल थी, उसमें पढ़ा। फिर पड़ोस में मिडिल स्कूल तक काशीगवास पढ़ा, और उसके बाद में 9th क्लास में मेरे को टीचर थे मेरे भाई, तो उन्होंने बायोलॉजी दिला के सीकर एडमिशन करा दिया। अच्छा, आप साइंस पढ़े हो? हाँ, साइंस से मैंने बीएससी किया है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से मैंने सीनियर किया और वहीं से मैंने बीएससी किया। फिर इमरजेंसी के दौरान क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई मुकदमा हो गया था, तो राजस्थान सरकार ने इमरजेंसी में कह दिया जिसके एक भी मुकदमा है उसको एडमिशन नहीं देंगे। तो फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीएड किया। अच्छा, गोरखपुर, ये जो योगी आदित्यनाथ जी उस विश्वविद्यालय से सकलडिया एक कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी गोरखपुर थी। हाँ। और बीएड करने के बाद वापस मैंने ईएफएम में पीजी में एडमिशन लिया, और उसमें रहते हुए ही 2nd ईयर में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। छात्र संघ के अध्यक्ष? जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपकी शुरुआत हुई है? बिल्कुल। उससे पहले क्या है कि वहाँ चुनाव होते थे, लेकिन संगठनों के नाम से नहीं होते थे। लेकिन जो ही इमरजेंसी ख़त्म हुई तो पहली बार स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म पे मेरे साथी थे किशन सिंह डाका। वो 78 में प्रेसिडेंट जीते, और 78-9 में नेक्स्ट ईयर मैं जीता। आप प्रेसिडेंट बन गए। तो हमारे साथ जो भी रहते थे, क्योंकि वैसे ही कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पे चुनाव होते थे जी। एक तरफ राजपूत उम्मीदवार होता था, दूसरी तरफ जाट उम्मीदवार होता अच्छा। था। इस रूप में पॉलिटिक्स संगठन के रूप में नहीं होता था। हमारे साथ जितने साथी थे उन्होंने ज़्यादातर ने कहा कि आप इसी को लड़ा लो,
ऐसे भाई का लोगो मत लगाइए। हमने कहा हम जीतते हैं हारे हैं इससे कोई नहीं है, हम जिस विचारधारा को लोगो लगाएंगे। लोगो लगाएंगे, हारे या जीते। तो बहुत से साथी छोड़ के चले गए, लेकिन लड़े और जीते। अच्छा। तो निश्चित रूप से उन पे जानलेवा हमला किया उन्हीं लोगों ने जो हमारे साथ रहते थे। उसमें फिर खूब हमने भी उनसे वो किया। हिंसा रही उस चुनाव में? नहीं, चुनाव में नहीं हुई। चुनाव जीत गए, उसके बाद में जो वार्षिक उत्सव होता है ना, उसकी तैयारी में वो लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, उसमें जा कर के उन लड़कों ने जा कर के उसके साथ मैंने लिंक की। तो फिर उनके पेरेंट्स वगैरह आए, श्याम को कहा कि आपको समझौता करना, तो लेक्चरार के घर ले गए और वहाँ से घंटे 2 घंटे उन्होंने तैयारी की और उसमें घर में से वो वापस छात्रावास में आने के लिए निकले तो वहाँ उन्होंने हमला किया। और वो तो गनीमत रही कि बच गए, वरना सिर में इतने हेड इंजरी थी कि वो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा दिया, इसलिए वरना तो उनके साथ 2 लड़के थे, उन्होंने आके बता दिया, वरना तो अगर घंटे भर खून निकलता तो जान चली जाती। तो कहने का मतलब जो जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो उससे निश्चित रूप से वो फिर मैंने LLB में भी पढ़ाई की एकेडमिक, और उसके बाद में टीचर लग गया था। अच्छा, आप जॉब की है आपने? हाँ, सरकारी गवर्नमेंट टीचर लग गया था। उसमें करीब 1 साल बाद में गांव वालों ने कहा कि सरपंच बनाएंगे। अच्छा, वो भी मूंडवाड़ा ग्राम पंचायत गांव भी है और वो पंचायत हेडक्वार्टर भी है, और उसमें दूसरा गांव वो है जहाँ जमनालाल बजाज का जन्म स्थान है। अच्छा जी। जो बजाज इंडस्ट्री है उसके, हाँ, जो आज़ादी के आंदोलन में भी महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहलाते थे। बहुत फाइनेंस करते थे वो। हाँ, फाइनेंस करते थे। उनका गांव और मेरा गांव मिलके पंचायत है जो ग्राम पंचायत मूंडवाड़ा है। तो निश्चित रूप से, और वो भी इसलिए कि जब गवर्नमेंट बदली थी, जनता पार्टी की आई, तो बहुत बड़ा स्टॉक जो FCI में गेहूं का था, काम के बदले अनाज योजना चलाई, और मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे उसके साथ साथ गांव वालों ने उनको सरपंच भी बना दिया था। तो उन्होंने 3 साल में बहुत ही बढ़िया से काम किए। ओके। तो हमारे गांव में जो 50-52 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे लादूराम जोशी, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में भी ऐसा सरपंच होना चाहिए जैसे नेत्रवास का सरपंच है। अच्छा जी। तो गांव के कुछ लोग बैठे थे उनके पास, तो उन्होंने कहा आदमी तो है लेकिन वो तो सरकारी नौकरी में हो गया। तो मेरा एक चचेरा भाई पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था, उसने कहा कि उससे इस्तीफा तो मैं दिला दूंगा। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने गांव में सब जगह चर्चा की, फिर मेरे से भी उन्होंने चर्चा की। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो पिछले 15 साल से गांव से बाहर हूँ, पढ़ता था, अभी नौकरी लग गया, मैं पंचायत में मैं मेरे खेत की सीमा नहीं जानता, तो न रास्ते जानता, तो इसलिए पंचायत में मुझे, तो उन्होंने कहा ये काम हम सब कर लेंगे, तुम तो। और 2 चीज़ें मैंने कहा गांव वालों से पूछ लो, ये 2-3 चीज़ें वो यस करें भाई, सरपंच बनाएंगे वो, तो एक तो गांव की जो भी कुछ पंचायतें करनी है ये मेरे से नहीं होगी। दूसरा, आप कहो कि हम आपको सरपंच कर रहे हैं तो हम कहें गांव वाले वहाँ वोट दो, वोट में मेरी मर्जी से दूंगा। तीसरा, बाकी कोई विकास का काम हो, सीकर का काम हो, पुलिस थाना तहसील जो भी काम हो वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको गांव वालों को माननी पड़ेगी। एक तो गांव की जो पंचायतें हैं ये आपको लड़ाई झगड़े हैं, कोई थोड़ा बहुत होता भी है तो आपको ही निपटारा करना है, मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा। दूसरा, वोट का, क्योंकि प्रधान में सरपंच और पंच का भी वोट लगता था, तो नेचुरली जो स्थापित थे वो आए, लादूराम जी जोशी के पास जो मंत्री भी थे पहले 3-4 दफे, उनका भाई प्रधान था कंटिन्यूसली जब से चली है। वो आए और उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा कि कल प्रधान में वोट की भी ज़रूरत होगी, तो लादूराम जी जोशी ने कहा कि एक की जगह 2 वोट मैं दे दूंगा, वो तो वोट देगा नहीं, वो तो अपनी मर्जी से देगा। और हमको पहले ही मान दिया कि मैं हाँ भी जब भरूंगा जब गांव वाले यहाँ भरोगे।
तो उन्होंने कहा मेरे परिवार वाले भी उनको ही वोट देते थे। मैंने भी 71 में वोट लगा, जब मैं 11th में था तो मैंने भी उनको ही वोट दिया था। तो मेरे फादर तो उसमें एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरे एक ताऊ थे, वो उस मीटिंग में उन्होंने अपने समर्थकों को भी बुलाया था। तो उन्होंने कहा जोशी जी आप ये सरप पाल रहे हो, कालदार सांप पाल रहे हो। तो मेरे ताऊ ने कहा कि हमने तुमको 40 साल वोट दिया, जब तो नाग नहीं थे, अब मेरे वाला छोरा अगर सरपंच बन रहा है तो तेरे को नाग लग रहा है। तो आप देखेंगे। तो नेचुरली फिर गाँव वालों ने मना कर दिया। तो उन्होंने एक ही परिवार कोशिश की सब जगह अपने समर्थकों से, उन्होंने कि भाई कोई खड़ा हो जाए, सबने मना कर दिया। तो एक ही परिवार पूरी पंचायत में सोनी का परिवार था। अच्छा। उनके पास वो गए और कहा कि 2 गाड़ी और जितना खर्चा लगेगा ये अमराराम निर्विरोध नहीं जीतना चाहिए। तो उसकी शंका, क्योंकि वो पहले भी गांव वालों ने तय किया, 2 दफा वो खड़ा हो गया था, उससे पहले चुनाव सरपंच बनने की। हाँ। तो गांव वालों ने, एक ने कहा कि उसको तो मैं मना लूंगा, वो नहीं होगा खड़ा। तो मैंने कहा चुनाव हो जाओ, मुझे इससे नहीं है, लेकिन तो अल्टीमेटली फिर मैं जीत गया। 2 दफा मैं सरपंच रहा, सरपंच के बाद में 93 में MLA हो गए। 93 में टिकट मिली? नहीं, टिकट तो मैंने 85 में सरपंच होते ही कोई नहीं लड़ने को तैयार था, तो वहाँ मैं लड़ा और पहली बार 10,500 वोट आए। कौन सा विधानसभा आपका? 1985 धोद विधानसभा क्षेत्र है, और वो आश्चर्यजनक रहे। 85 में पहला चुनाव लड़ा? पहला चुनाव विधानसभा CPIM से लड़ा और 10,500 वोट आए, और उनके खिलाफ 10,500 वोट आने का मतलब एक साधारण कॉलेज से निकले हुए ना रामदेव सिंह मैरिया। जोशी जी तो चुनाव उस समय लड़ते ही नहीं थे, शुरू में एक जरूर लड़ा था। तो निश्चित रूप से उनको बहुत वो लगा, झटका लगा। और फिर वो कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने बिजली की, इरिगेशन की रेट बढ़ाई, और पूरे हमने उसको आंदोलन खड़ा किया सीकर में। सीकर में होने के बाद वो आंदोलन पूरे राजस्थान में भी गया, और राजस्थान में जेल भरो का आह्वान किया गया, और पूरे राजस्थान की जेलें ही नहीं, धर्मशालाओं को भी भर दिया था, और वो बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। उसके नेता वो लोग हो गए थे पूरे राजस्थान में होने के बाद। यहाँ तक तो हम ही थे, सीकर तो सीकर, नागौर, झुंझुनू, लेकिन पूरे राजस्थान में हम थे नहीं। इसलिए जनता दल के, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उनके नेता भैरव सिंह जी को संयोजक बना के आह्वान किया। लोगों ने आह्वान को कंप्लीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे जितनी आशा थी उससे 3 गुने लोग जेलों में गए, लेकिन 1 नया पैसा वापस नहीं हुआ। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने योजना बना करके उस छात्रावास पे फायरिंग कराई। अकारण कारण ये बताया गया कि मंगल सिंह है, वो एक सरकारी कारिंदा था, PTI मेरे ही गांव में पोस्टिंग थी, उसको पकड़ने के लिए गए थे। तो वो सुबह सीकर से मुंडवाड़ा 20 किलोमीटर जाता था, बस से ही वापस आता था। अगर पकड़ना ही था तो बस से पकड़ लेते, गांव में पकड़ लेते, और वहाँ इस तरह से घेर के फायरिंग किया। और उसमें उसका छोटा भाई जो 9th क्लास में पढ़ता था, उसी छात्रावास में रहता था, मंगल सिंह का छोटा भाई काना राम, वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ और FIR लिखी गई। तो मैं तो उस लादूराम जोशी जो कांग्रेस का राज और कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 50-51 का, उसके पास बैठा था, और मतलब किस तरह से मतलब पुलिस का उपयोग करके तो FIR लिखी गई। तो सबसे ऊपर मेरा नाम था। और फिर सरकार भी कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की देश में भी थी और प्रदेश में भी थी। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी भी CM थे? कौन? नहीं, गहलोत नहीं थे, हरदेव जोशी थे। ये तो मेरे जीतने के बाद बने थे, 98 में बने। मैं नेक्स्ट चुनाव जीत के गया सेकंड, जब गहलोत साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन कहने का मतलब कुल मिला करके वो कोशिश की, पुलिस ने भी बहुत बड़ी रेडें मारी, मनी पकड़ा गया, गनीमत रही। 2 महीने बाद में
हाई कोर्ट ने मेरे को अग्रिम जमानत और भी उसमें आप सिटिंग एमएलए थे? दी। ना ना ना, एमएलए नहीं उस था। समय मैंने चुनाव लड़ चुके थे बस? चुनाव लड़ चुके थे, 10,500 वोट क्योंकि ले आप लिए थे। किसानों एक की- साल में इतना किसानों का आंदोलन, तो वो आपको कुचलना चाह रही थी सरकार? कुचलना चाहते थे सरकार कि किस तरह से इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो, रेसर लाए, सब कुछ किया कुल मिला करके। तो फिर मैंने 90 का चुनाव लड़ा। 90 के चुनाव में बहुत ही नेरो मार्जिन से जीतने वाले के रामदेव सिंह के 30,000 आए। सेकंड जो जनता दल का था उनके 29 आए और मेरे 27,000 आए। तीसरे नंबर पर है। नंबर तीसरा रहा, और वो भी इसलिए कि उन्होंने एक कुछ इलाका जो अलग था, हमारी पंचायत समिति जो पंचायत राज की होती है उससे अलग 7 पंचायतें थी, उनमें ये प्रचार किया कि देखो ये जनता दल का उम्मीदवार अभी भी ऐसे कर रहा है तो कल जीतने के बाद कैसे करेगा। तो कुछ डाइवर्ट 2-3 हज़ार वोट जो मेरे को देने वाले थे वो कास्ट के हिसाब से फिर रामदेव सिंह को देंगे, क्योंकि वो राजपूत उम्मीदवार था। तो नेचुरली वो जीत गए। फिर 3 साल बाद में ही सरकार गिर गई, क्योंकि 6 दिसंबर 92 का बाबरी मस्जिद का हुआ तो राजस्थान की सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव हुआ तो मैं 12,800 वोटों से रामदेव सिंह जी को हरा के विधानसभा पहुंच गए। और जब मैं पहली बार गया तो जो गार्ड है उनको भी ये नहीं हुआ कि ये भी एमएलए हो सकता है। तो नेचुरली उन गार्ड ने भी जब मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। तो कुल मिला करके बहुत ही संघर्षों के माध्यम से, फिर किसानों के आंदोलन से। आपकी वो क्या कहानी है ऊँट वाली? वो यही है कि मेरे परिवार में कोई मैं अंडरग्राउंड था। रात को 11 बजे आया, सुबह मेरे परिवार में ही कोई शादी थी, मेल थी, और उसमें बात वहीं से आना था जहाँ मेरा ससुराल है। अच्छा। तो उस मैं सुबह मैंने कहा आएंगे, और सुबह 10 मिनट गए और फिर चले जाएंगे। लेकिन जो ही मैं सुबह 5 बजे उठा तो पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है और मेरे घर के सामने से पुलिस आ रही थी। तो मैं ज्वाइन करके पीछे से पुलिस से ओझल होने के लिए गया तो पीछे भी पुलिस थी। अच्छा। पीछे भी पुलिस थी, और जब मैं दौड़ा तो पीछे रेसर, तो 1 किलोमीटर पे दूसरा गांव है बाडलवास। उसके बस स्टैंड पे लोग खड़े थे, उससे 50 ही मीटर में दूर था, और मेरे से पीछे 50 मीटर के करीब वो धावक थे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि चोर है, पकड़ो पकड़ो। तो मेरे को एकदम 1 किलोमीटर में दौड़ के गया तो सांस भरा हुआ था और मेरे को गुस्सा आया। तो मैं वापस उन पुलिस वाले रेसरों की तरफ बुलवा दो, वो जा रहे, क्योंकि पुलिस ने ये खौफ दिखाया था कि इतना खतरनाक है, वो हथियार रखता है, मार देगा। तो रेसर तरफ भाग लिया। तो वो तो मेरे को जानते थे गांव वाले। तो उन्होंने पानी पिलाया, फिर वो वापस आए तो मेरे को तो इधर से भेज दिया, उन पुलिस वालों को कहा ये इधर गया है। थोड़ा सा आगे जाके मैंने ऊँट लिया, क्योंकि सांस एकदम से दौड़े तो फूल गया था ना। एक किसान का ऊँट लिया और उस पर चढ़ गए। मेरे से बड़े वाले भाई ने मेरे को सूचना देने के लिए पीछा किया तो उन पे उन्होंने फायरिंग की। गनीमत रही कि वो लगी नहीं और वो बच गए नेचुरली। इसलिए ऊँट की कहानी ये है कि वो ऊँट पे चढ़ के उस पुलिस से बचा, क्योंकि ऊँट अमूमन किसान के यहाँ होता था उस समय। अब तो नहीं रहे हैं ऊँट। राजस्थान से भी गायब हो रहे हैं क्या? राजस्थान से गायब करीब तो वैसे हो गए। अच्छा, किसान नहीं रखते वहाँ ऊँट? नहीं रखते थे, लेकिन अब और कर दिया ना। वसुंधरा ने इससे पिछली बार जब चीफ मिनिस्टर थी तो राजस्थान से बाहर ऊँट बेचने पे पाबंदी लगा दी। अच्छा। राजस्थान का पशु घोषित करके। तो उससे जो पैसा 1 लाख में ऊँट बिकता था वो 10,000 में कोई लेने वाला नहीं मिला। तो नेचुरली एक खेती जो करते थे वो ट्रैक्टर भी आ गए, एक ये भी था, इसलिए वैसे कम हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल कम हो गए। रेट तो सरकार टूरिस्ट बिठाने के लिए रखते हैं 1-2। हाँ, बस वो उतना ही रह गया। तो कुल मिला करके ये घटनाक्रम। अच्छा, एक बार जो आपका सीकर इलाका है जी, सीकर में कोई नहीं कह रहा था कि हमारा राम जी जीतेंगे। ये एकदम से क्या चमत्कार हुआ वहाँ पे सीकर में?
लोकसभा का हाँ जी। ऐसा है कि मैंने 93 में जीतने के बाद, पहले कामरेड त्रिलोक सिंह जी तो हमारे राजनीतिक गुरु थे, वो 52 से ही लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ते थे। अच्छा। वो जागीरदारी और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में अग्रणी नेता थे। पहली बार वो कम्युनिस्ट में नहीं थे, किसान सभा के ऑल इंडिया के एनजी रंगा थे, उन्होंने कर्षक लोककार पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के पहला चुनाव लड़ा था, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपके पॉलिटिकल गुरु वही थे? हाँ, पॉलिटिकल कामरेड त्रिलोक सिंह जी। कामरेड त्रिलोक सिंह जी, वो 80 से 85 एमएलए भी रहे, लेकिन वो 52 से लोकसभा और विधानसभा साथ साथ होते थे और विधानसभा लोकसभा दोनों लड़ते थे। 80 में जब कुमाराम जी वहाँ से लड़ने गए तो उन्होंने पहली बार चुनाव नहीं लड़ा, उनको समर्थन दिया और फिर जनता दल ने सीपीएम को समर्थन दिया तो वो फतेहपुर से विधायक रहे 80 से 85। तो नेचुरली ये जो घटनाक्रम था तो 93 के बाद 96 से लेके कंटिन्यूस में लड़ता रहा और 98 में मैंने 1,98,000 वोट लिए थे। कांग्रेस उससे पहले 96 में जीती हुई थी, वो हारी, बीजेपी जीती और बीजेपी जीतने वाले और मेरे बीच में 25,000 का ही डिफरेंस था। फिर मैंने कंटिन्यू चुनाव जो भी आए 99 के बाद 2004, 9 सब लड़े। नेचुरली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 में 25 की 25 सीटें जीत गई थी। और अभी जो लोकसभा हुआ 2000, विधानसभा हुआ 2023, इसमें कर्नाटक और आपका ये हिमाचल कांग्रेस जीत गई थी। इसलिए कांग्रेस को ये वहम हो गया था कि अब तो कांग्रेस की लहर चल रही है इसलिए जीतेंगे, तो उन्होंने किसी तरह का बात नहीं की, अलायंस नहीं किया, जबकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी वामपंथी धर्मनिरपेक्ष थे उनका इंडिया गठबंधन का फॉर्म बन गया था। हमारी कोशिश थी कि किसी तरह से कांग्रेस अलायंस में आ जाए, अलायंस करे जिससे बीजेपी को हराया जा सके। एक कारण तो ये था कि हिमाचल और हिमाचल के बाद कर्नाटक जीत गए थे। दूसरा, उसने काफ़ी स्कीमें घोषित की थी। बहुत स्कीमें थी, बहुत स्कीमें। तो मैं जब दिल्ली मीटिंग में आता था तो लोग कहते थे कि अब कांग्रेस रिपीट हो जाएगी। मैंने कहा होने वाली नहीं है, कभी हुई नहीं राजस्थान में, नहीं तो कभी हुई भी नहीं। आपस में इतना झगड़ा था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेके, तो नेचुरली उन्होंने नहीं किया, लड़े, वो भी आ रहे, हम भी आ रहे। लोकसभा का जब सवाल आया तो कांग्रेस को निश्चित रूप से, क्योंकि यही बेल्ट जो शेखावाटी है जो हिसार के लगा हुआ, ये तो हरियाणा एक दूसरे को हरियाणा की भी है और ये इलाका वो इलाका है, तो निश्चित रूप से पीसीसी अध्यक्ष भी सीकर का ही गोविंद सिंह डोटासरा है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह से ये अलायंस बने। तो नेचुरली फिर तो राहुल कसमा 2 दफ़े जीता हुआ था, 2 दफ़े उसके फादर जीते हुए थे शुरू से। वो बीजेपी से कांग्रेस में आए? नहीं, उनका टिकट काट दिया, उनका टिकट काट दिया, तो इन्होंने कोशिश की कि उसको कांग्रेस ज्वाइन करवा लिया बीजेपी ने। उसके बाद एक सीट उन्होंने सीपीएम को छोड़ा, एक आरएलपी हनुमान बेनीवाल को छोड़ा और एक भारत आदिवासी पार्टी को छोड़ा, 3 एलाइज पार्टनर को छोड़ा और बाकी जो 22 थी कांग्रेस लड़ी। तो जो छोटी पार्टियां थी उनको तो एक एक सीट दी, तीनों जीत गई। उन्होंने 22 लड़े थे, उसमें से 8 ही जीते। और हमारा ये जो बेल्ट जहाँ प्रभाव वहाँ से लेके गंगानगर तक, ये पूरा बेल्ट में जहाँ सीपीएम का राजनीतिक प्रभाव खूब रहा, जिसमें एमएलए भी रहे हैं, बीकानेर से 89 में शिवपुर सिंह एमपी भी रहे हैं। ये पूरा एक बीकानेर को छोड़ के सब सीटें जीत गई, यहाँ से लेके बाड़मेर तक जो किसान बेल्ट था। तो नेचुरली 11 सीट पहली बार 14 और 19 में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी लूज किया, इस बार 11 लूज किया। तो नेचुरली
ये राजनीतिक घटनाक्रम है। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि उससे पहले 19 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें सीकर के 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हाँ, 8 की 8 कांग्रेस के पास थी। और उम्मीदवार भी लोकसभा में 2019 में वो था जो 3 दफा वहाँ से जीता हुआ था, हाँ, सुभाष महरिया, जी। जो मिनिस्टर भी रहा था ग्रामीण विकास, वो हाँ, बीजेपी हरियाणा छोड़ में के, रिश्तेदारियाँ हैं उनकी। हाँ रिश्तेदारियाँ हैं। वो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के रूप में भी खरबपति आदमी है। 3 दफा कंटिन्यू 96, वो 98, 99 और 2004 जीते हुए भी थे। लेकिन 8 कांग्रेस के होने के बाद में भी 3 लाख से वोट से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस की लीडरशिप को ये था कि कांग्रेस का कोई लड़ेगा तो जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक दूसरे को हराएगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि अगर अमराराम लड़ता है तो फिर कोई भी कांग्रेस का नेता भी विरोध करने की स्थिति में नहीं रहेगा। किसानों के लिए जो आंदोलन हुए हैं, चाहे बिजली रेट का हो, कर्जा माफ़ी का हो, चाहे वो राजस्थान कैनाल के पानी का सवाल हो, या दूसरे कोई किसानों के लिए 13 दिन और 13 महीने काले कानूनों के खिलाफ शाजापुर बॉर्डर पे 13 महीने तक कोई रहने वाले थे, तो मैं था। तो इसलिए कोई भी इस बात से विरोध, कहीं किसी ने थोड़ा बहुत यूँ मन भी किया ना, तो उसके समर्थकों ने कह दिया हम तो वोट देंगे, तुम दो या नहीं दो। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। बीजेपी तो जैसे प्रचार करती है, उसके तो बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, उसके मुकाबले में तो आपके पास धन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो लोगों ने तन से, मन से, धन से, और बहुत सी दफ़ा क्या है कि पार्टियों में समझौता तो हो जाता है। यही दिल्ली में आप देखेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता तो हो गया, लेकिन नीचे के लोग हरियाणा में भी कांग्रेसियों को ही हराया। हाँ, ये तो विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में तो ठीक से हुआ। तो कुल मिलाकर के उसमें बहुत ही ज़बरदस्त, बीजेपी कहीं मानने को तैयार नहीं थी। जो हरियाणा की विधानसभा में किया वो ही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने यही वहाँ चाल चलने की कोशिश की। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था उससे ऐसा स्टेटमेंट दिलवाया कि ये छात्रावास जहाँ से हम 9th से लेके पढ़े थे, जहाँ रहे हैं, जहाँ से पॉलिटिक्स सीखी है, कहा ये गुंडों का फैक्ट्री है। अच्छा, आपका छात्रावास? आपका छात्रावास पे वो ये बयान देंगे तो निश्चितली लोगों में गुस्सा होगा और ये बोलेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे। तो कुल मिला के ये था कि जाट बोर्डिंग, जाट एक तरफ हो जाए और बाकी सब एक तरफ हो जाए। अच्छा, कास्ट पॉलिटिक्स में ये उन्होंने, हाँ, उनसे बयान दिलवाया गया। हाँ। क्योंकि वो 2 दफ़े जीते हुए थे। तो कहा कि अब अमराराम आने के बाद एक ही तरीका बचा है, कास्ट के नाम पे बांट दो इसको, कास्ट के नाम से बांटो। और जाट बोर्डिंग पे कहो तो अमराराम उम्मीदवार घोषित हो गया तो वो और उनके समर्थक इसके खिलाफ आएंगे। पर आप तो जाट पॉलिटिक्स करते ही नहीं करते नहीं है। मेरे बहुत से उनके जो गोदी मीडिया, उन्होंने सवाल भी किए, कहा बाबा जी ने ये कहा। मैंने कहा जिसकी ज़मीन की शक्ति है तो ऐसे ही बयान देते हैं। मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जी। तो कुल मिला करके लोकसभा का कैंपेन और लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि 3 लाख से जीते हुए थे, 8 के 8 एमएलए थे, अब की 8 की जगह तो अभी 5 ही थे लेकिन सब जगह लोगों ने दिया। और जो कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 42,000 से माइनस थी, वहाँ उनको क्रॉस करके खंडेला 10,000 से हम प्लस में आए। तो नेचुरली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने भी, और हमारी पार्टी सीपीआई, सीपीएम, जितने भी राजनीतिक वहाँ वर्कर थे, सब ने मजबूती से किया। बीजेपी ये सोचती थी कि 3 लाख से जीते हुए हैं, कम होगा तो 50,000 से जीत जाएंगे, लेकिन 74,000, हाँ, वो नहीं सोच रहे थे। तो नेचुरली फिर 74,000 से। अच्छा कंवर साहब, 1-2 सवाल और हैं। जैसे हरियाणा और राजस्थान लगभग कल्चरल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर आज भी राजस्थान की राजनीति बहुत अलग है हरियाणा से। तो वहाँ पे जो कास्ट का फैक्टर है, जातियाँ अब भी क्यों नहीं वहाँ पे, मतलब बहुत भारी अस्तित्व है जातियों का आपस में। जाट और राजपूत की पॉलिटिक्स वहाँ पे हमेशा से ही खड़ी रही है, तो ये टूट क्यों नहीं रही है? नहीं, काफ़ी
कम हुई है। असल बात यह है कि 2 रियासतों को छोड़ करके बाकी टोटल रियासतें राजपूत थी। अच्छा, एक तो भरतपुर रियासत थी जाट की। एक धौलपुर और भरतपुर 2 जाट रियासत थी, बाकी सब राजपूत रियासत थी। 1-2 जगह ये नवाब भी थे, जैसे लोहारू नवाब है, उसका कुछ इलाका आपके राजस्थान में भी आता है। जुड़ा हुआ था तिजारत तक का। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन रहा आज़ादी के वक्त राजशाही के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ रहा, तो घर के सामने तो सामंतशाही से लड़ाई थी और उसमें मेजर लड़ने वाले जाट थे। अच्छा, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरली तब से है और तब से ही कहानी ये तब से ही है। इसलिए वो जाट राजपूत में वो जो भी राजपूत है वो समझता मैं ही सामंत था, जबकि सामंत नहीं थे। तो अब राजपूतों ने भजनलाल शर्मा को अपना नेता चुन लिया है, मान लिया है? नहीं, वो तो पर्ची से निकले, नेता नहीं चुना है। नेता नहीं चुना, सरकार चला रहे हैं भजनलाल। पर्ची पहली बार जनतंत्र की हत्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनर डेमोक्रेसी की भी ये हालत है। कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, उनके विधायकों से राय ली जाती है और कांग्रेस पार्टी भी एक लाइन का प्रस्ताव पास करती है कि हाईकमान जिसको करेगा उसको मान लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो वो भी नहीं किया। पर्ची से निकले। तीनों मुख्यमंत्री पर्ची से निकले। वीडियो वायरल हुआ था, वो वसुंधरा जी एकदम से चौंक गई थी तो सब जगह वही किया, शिवराज चौहान, वसुंधरा, सबके साथ वही किया। तो यहाँ पे हमारे नायब जी भी। हाँ, नायब जी को तो पहले बना दिया था। लॉटरी से पहले ही बना दिया था। अच्छा, आपका एक फोटो वायरल हुआ था, आप बस में कहीं जा रहे थे जी, वो क्या कहानी है? आमतौर पे एमपीज की एक सीट होती है बस में रिजर्व, लेकिन वो सीट ही होती है, उसमें बैठता कोई नहीं। छोड़ो, वो तो कंडक्टर ये बताते कि हमने जिंदगी में एमपी बैठा देखा। एमपी तो छोड़िए, प्रेजेंट एमएलए भी नहीं बैठता। असल में मेरे को उदयपुर सिटी जाना था और मैंने रिजर्वेशन करा रहा था रिंगस जो सीकर से 50 किलोमीटर है। रात को 11:30 बजे चेतक एक्सप्रेस है, मुझे जाना था। तो नेचुरली 50 किलोमीटर मेरे को छोड़ने जाती है, वापस आती 100 किलोमीटर, कोई अर्थ नहीं है। बस वहाँ मेरे घर के सामने से जाती है और वहाँ स्टेशन के सामने उतारती है। तो मैंने कहा फिजूल में क्यों डीजल लगाए, बस में चलते हैं। बस में चढ़ गए। कोई पुलिस में एक सिपाही है, उसने मेरा फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो पहले तो सोशल मीडिया पे ट्रेल हुआ और उसके बाद में अखबारों में भी छपेगी। मौजूदा सांसद भी बस में सफ़र कर रहे हैं और वो भी जो विधायक सांसद सीट है उस पर नहीं है, साधारण सीट पे बैठ के जा रहे हैं। तो नेचुरली मैं हमेशा ही इस बात में रहा हूँ, चाहे एमएलए था जब भी। बहुत सी दफ़ा ऐसे वाक़े हुए हैं। एक दफ़ा मैं जयपुर से सीकर आ रहा था, रोडवेज के कंडक्टर ने कहा ये एमएलए हो ही नहीं सकते। अच्छा, आपने कहा एमएलए हूँ भाई, तो हाँ एमएलए है, ये पास है। उसने रिंगस थाने के सामने से ही गुजरती है, थाने के सामने ले जाकर गाड़ी की रोक दिया और उतर के गया कि साहब एक फर्जी एमएलए है। जब एएसआई वहाँ से रवाना होके आ रहा था तो मैं बस के फाटक से नीचे उतर रहा था, तो उसने गाड़ी देके कहा साला ये अमराराम कॉमरेड है, तू जानता नहीं क्या? तो उसने पैर पकड़ लिए कि साहब मैं मेरे से गलती हो गई। वो आपको टिकट की कह रहा था, टिकट ले लो है? नहीं, ये फर्जी पास नहीं चलेगा। मैंने रोडवेज का पास भी दे दिया लेकिन पास नहीं, बोलो टिकट लगेगी, आप फर्जी हो। अरे मैंने कहा भैया फर्जी नहीं है। तो वहाँ से 50 किलोमीटर आ गया और थाने के सामने ले जाके रोक दिया। तो नेचुरली क्या है कि वो साधारण रहना, कोई साथ नहीं, कोई गाड़ियों का काफिला नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि एमएलए एमपी का नाम लेते ही वैसे ही दिमाग में आदमी के, चाहे हरियाणा है चाहे राजस्थान है, जैसे भैंस का आप नाम लेोगे तो भैंस का दिमाग में चित्र आएगा, गाय का, ऊँट का आप लेोगे तो ऊँट का चित्र आएगा। एमएलए एमपी का नाम लेते आएगा, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, 15-20 लोग होंगे बस में, तो सवाल ही नहीं। इसलिए नेचुरली मैंने वो काम किया और मैंने 13 दिन और 13 महीने किसानों की मांगों के, आम जनता की मांगों के लिए सड़क पे भी उनके साथ सोया हूँ। और जब मैं पहली बार, मैंने दूसरी बार पड़ाव डाला था अमरूदों के बाग में, जिसमें पूरा बिजली की बढ़ाई हुई रेटिंग और तमाम मांगों के लिए रोल बैक हुआ था, तो एसएमएस जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक वार्ड खाली करवाया था।
तो हमारे पार्टी सेक्रेटरी हरिराम जी चौहान होते थे, उनका लड़का एंथेसिया का प्रोफेसर था। तो सुप्रिटेंडेंट ने पूछा कि इनका नेता कौन है, तो उसने कहा अमराराम है जो विधायक है। तो वो यहाँ थोड़ा ही रहता है, बोले दिन में रहता होगा, चला तो नहीं, बोले वहीं सोता है। तो सुप्रिटेंडेंट ने कहा यार 2 दिन हो गए जब कहा कि मेरे को दिखा कौन से हूँ। तो रात को 12 बजे मैं तो चादर बिछा के सो रहा था ज़मीन पे। तो उसने आके पूछा, तो कहा वो सो रहे। तो उसने जाके मेरी चादर खींची। तो सुप्रिटेंडेंट साहब आश्चर्यचकित हो गए कि एक एमएलए जिसके बहुत बड़ा बंगला दे रखा है और वो सड़क पे इनके पास सोया हुआ है। ये तो ऐसी कहानियां वामपंथ में मिलती हैं। हाँ, नहीं वो मैं तो इसको इज्जत समझता हूँ। और वो 8 दिन बाद में वो लोग आए, जीते, वापस गए। तो 2-3 महीने बाद में असेंबली का सेशन शुरू हुआ, तो कोई 1 घंटे के लिए एडजोन हुई। तो जितने भी पक्ष प्रतिपक्ष के नए युवा विधायक थे 8-10 आ गए। मेरे को आके कहा कि अमराराम जी ऐसा कौन सा जादू है आपके पास, वो जादू बताओ। हम बोले गाड़ी लगाते हैं, नाश्ता देते हैं, फिर भी 5 बजे लोग फुर। बोले आपके साथ अपना साधन लेके आए, अपना खाना लेके आए, 8 दिन तक यहाँ रहे, और जब तक आपने नहीं कहा और सरकार ने पूरा ताम जाम लगा दिया था कि अब गोली चले, अब गोली चले, एक भी व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ 8 दिन। ऐसा कौन सा जादू है? मैंने कहा जादू कुछ नहीं है। राजस्थान के किसानों को इन राजनीतिक दलों ने, जो शासक दल हैं, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है। चाहे बाजरे की लेवी था, पानी का सवाल था, बिजली के रेट का सवाल था। हरियाणा के किसान से भी बदतर है। मतलब आज तो आपके इक्विपमेंट्स पे, खाद पे राजस्थान से सस्ती यहाँ मिलती है, क्योंकि खुशहाल है किसान यहाँ का। किसान खुशहाल है, राजनीति में भी दखल है, इसलिए सरकार को किसान के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। वहाँ तो धोखा ही धोखा दिया। तो मैंने कहा पहली बार ऐसा आदमी मिला है जिससे मुझे तो ये विश्वास है कि ये मेरी पीठ खाली करके नहीं जाएंगे। और राजस्थान का किसान इस बात में कॉन्फिडेंट है कि अमराराम उन नेताओं की तरह हमें धोखा दे के नहीं जाएगा। दोनों तरफ ये जो प्रगाढ़ विश्वास है, मुझे भी इन पे विश्वास है और इनका विश्वास मेरे पे है, मेरा इन पे है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे को उस आंदोलन में जो 1 साल तक चला, कानाराम की फायरिंग का 22 अप्रैल 87 का, उसमें फिर मैंने जमानत होने के बाद गिरफ्तारी दी थी। लोगों ने कहा कि जेल जाएंगे। रात को 1 बजे पुलिस लाइन में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो मेरे ऊपर 70-70 साल के किसान पड़ गए। उन्होंने 20-20 लाठियाँ खाई होगी, लेकिन मेरे को 1 लाठी नहीं लगनी थी। अपने नेता से प्यार करते हैं ना। हाँ, मतलब इतना तो असल मैंने कहा यही जादू है, आपसी जो विश्वास है और जो धोखा दिया है किसानों को इन राजनेताओं ने। तो आप बेस्ट एमएलए भी रहे हो। हाँ, राजस्थान जैसी विधानसभा इतनी बड़ी में बेस्ट एमएलए आना अपने आप में बिल्कुल बड़ी बात। बेस्ट विधायक। और आपकी वो खेल की क्या कहानी है? आप खेलते भी थे कोई स्पोर्ट्स? कबड्डी का मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। एक उद्घाटन शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कबड्डी के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट था, मैंने उद्घाटन किया। तो जो मेरे साथ जो कॉलेजिएट थे उनकी कॉलेज में ही वो था। तो उन्होंने कहा ये कबड्डी गा लो। मैंने कहा यार 40 साल हो गया कबड्डी गा ले, अब कोई मतलब नहीं। बोले आप तो एक गाल ही दे, कबड्डी गालनी पड़ेगी आपको। तो नेचुरली वो एक रेड मैंने डाली, खूब वायरल हुई। अभी भी मैं समझता हूँ मैं खुद किस्मत हूँ। और मैं तो राजनीति का लक्ष्य जो लेके चला था कि किसान और जवान को अपनी ताकत का एहसास, उसमें मैं समझता हूँ ये तो 13 महीने का काले कानून के खिलाफ रहा। तो मुझे बहुत से लोग कहते थे अमराराम जी आपने राजस्थान की सरकार को ही झुकाया है। आज आप इतनी दूर सफर इसलिए भी करके आए हो क्योंकि उमेद शिवाज जी की किताब आ रही है किसान आंदोलन। हाँ जी, इसलिए आया हूँ। बहुत से लोग कहते थे मोदी नहीं झुकेगा, मोदी किसी के सामने झुकता नहीं। मैंने कहा झुकने के बाद ही अमराराम यहाँ से जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा। और वो 9 नवंबर आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं कामरेड साहब? परिवार में मेरे
मेरे अलावा 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं और परिवार में 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। आपके पास आपके 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, सब वेल एजुकेटेड हैं। वो सेटल्ड हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है? हाँ, नहीं मेरी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके भरोसे तो घर चलना भी नहीं था। हाँ, नहीं उन्होंने ही चलाया। मेरी मिसेज है, उसने बहुत ये सब कष्ट देखे। और इसमें तो पुलिस से आपकी तो घिरे। पेंशन भी पार्टी ले लेती होगी। हाँ, पेंशन और तनख्वाह भी पूरी ले लेती है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा साधारण जीवन जो था, एमएलए थे तो भी ऐसे ही थे, एमएलए नहीं थे 10 साल तो भी वैसे ही थे, एमपी नहीं थे तो भी ऐसे ही थे। आप गनमैन भी नहीं रखते? गनमैन लगा रखा है लेकिन साथ नहीं रखता ज़्यादातर। अच्छा, खतरा ही नहीं है कोई? है खतरा नहीं, जनता जिस जनता ने चुना उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। शुक्रिया कामरेड साहब, आप बातें तो फिर बहुत हैं आपके पास करने को, पर समय की उसमें इतना ही हो पाएंगे। लेकिन मैं बैठूंगा फिर किसी आपसे दिन, राजस्थान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।